Hi guys. Some of the theories, contemporary theories of leadership were left. तो आज हम बात करेंगे सर्वेंट लीडरशिप थ्योरी के बारे में। ये रॉबर्ट ग्रीनफील्ड ने अपने आर्टिकल में दी थी और इसका बिगेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है मदर टेरेसा, हु इज आल्सो नोन एज अ सर्वेंट लीडर. Why she was called as a servant leader? Because she served the needs of other over her self interest. अपने अपने आप से पहले वो दूसरों के बारे में सोचती थी. सोशल बीइंग थी वो बहुत ज्यादा. वर्क एथिक्स में वो बिलीव करती थी, सेल्फलेसनेस में करती थी, लोगों को डेवलप करती थी, एम्पावर करती थी. ऐसी जब हम ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट की बात करते हैं तो जो लीडर्स होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज को एम्पावर करते हैं, उनको हेल्प करते हैं टू रीच देयर गोल्स बाय डेवलपिंग देम. जब कभी भी वो सर्वेंट टाइप ऑफ लीडरशिप दिखाते हैं तो किसी भी कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़ता है, एम्प्लॉयज का मोटिवेशन बढ़ता है, एम्प्लॉयज का कमिटमेंट बढ़ता है, सेटिस्फैक्शन बढ़ता है. तो सर्वेंट लीडरशिप हैज बीन फाउंड टू अफेक्ट ऑल दीज वेरिएबल्स. एंड इट इज वेरी टफ इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट बिकॉज चाहे वो लीडर हो या एम्प्लॉय हो, एवरीबडी इज थिंकिंग अबाउट देमसेल्फ. सब अपने बारे में, अपने गोल्स, पर्सनल गोल्स को पहले फुलफिल करना चाहते हैं, बाद में ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, एंड बाद में दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं. सो दिस काइंड ऑफ सर्वेंट लीडरशिप इज वेरी टफ बट येट इट इज वेरी इफेक्टिव. कॉम्प्लेक्सिटी लीडरशिप थ्योरी, ये वाली थ्योरी आजकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जितनी भी थ्योरीज मैंने आप अभी तक बताई, ये थ्योरी जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसेंस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का. क्यों? क्योंकि जैसे हम बात करते हैं वूका एनवायरनमेंट के बारे में, वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्विटी, तो उस कॉन्टेक्स्ट में जहां पे टेक्निकल इनोवेशन इज जस्ट everywhere in each and every field, technology is the part and parcel of every organization. जहाँ पे रैपिड चेंजेस हो रहे हैं, हर चीज डायनेमिक है, एंड नोबडी हैज कंट्रोल ओवर द बिजनेस एनवायरनमेंट. चाहे वो मैक्रो एनवायरनमेंट हो या माइक्रो एनवायरनमेंट हो, नोबडी हैज कंट्रोल. तो उस केस में ये कॉम्प्लेक्सिटी टाइप ऑफ लीडर्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एज प्रोवाइड करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को. कॉम्पिटेटिव स्टैंड, किस तरीके से अदर कॉम्पिटिटर्स में हम अलग दिखें, हाउ वी शुड बी डिफरेंट देन आवर कॉम्पिटिटर्स. अच्छा, ये भी फोकस करते हैं नॉट ओनली ऑन कॉम्पिटेटिव एडवांटेज बट किस तरीके से सोशल इंटरेक्शन करना है विद एम्प्लॉइज, जो कि इंप्रूव करता है टीम परफॉर्मेंस एंड अडेप्टेबिलिटी. इसके थ्री कंपोनेंट्स हैं जो कि इसके प्रोपाउंडर्स ने दिए. पहला है एंटरप्रेन्योरियल लीडरशिप, वो लीडरशिप जो कि न्यू नॉलेज, स्किल्स और जिसमें एंटरप्रेन्योर जो होता है उसके पास न्यू नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज होनी चाहिए, जिसे के एस ए भी कहते हैं. के इज फॉर नॉलेज, एस इज फॉर स्किल्स एंड ए इज फॉर एबिलिटीज. ऑपरेशनल लीडरशिप, वो लीडरशिप जो टास्क से रिलेटेड है कि किस तरीके से काम होना है. और एक होती है इनेबलिंग लीडरशिप. इनेबलिंग लीडरशिप वो लीडरशिप होती है जो कि अडेप्टिव स्पेस को प्रोवाइड करती है. अच्छा, इनेबलिंग लीडरशिप का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दो एम्प्लॉय हैं, ए एंड बी. उन दोनों में अलग अलग तरीके के केएसएज हैं. किसी के पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स हैं, किसी के पास टेक्निकल है, किसी के पास मैनेजरियल है. उन स्किल्स को वो आगे बढ़ा रहे हैं, एम्प्लॉयज को आगे बढ़ा रहे हैं, और उस उनकी पोटेंशियल से खुद भी आगे बढ़ रहे हैं. तो ये इनेबलिंग लीडरशिप होता है, दूसरों को इनेबल करना, enabling enabling others and then enabling themselves, जो कि लीडर है. So what happens कि the lead, what enabling leaders are doing, they are bringing the potential that is there in each and every individual and then applying it for the fulfillment of the goals and also applying it on their part. खुद का भी पोटेंशियल बढ़ रहा है और दूसरों का भी बढ़ा रहे हैं. तो पहले वो अपने एम्प्लॉयज के बारे में सोचते हैं, उनको इनेबल करते हैं, फिर खुद इनेबल होते हैं. सो दिस इज द इनेबलिंग टाइप ऑफ लीडरशिप विच हैज द अडेप्टिव स्पेस, कि आपको हर सिचुएशन में अडेप्ट करना है. है पार्टिसिपेटिव टाइप ऑफ लीडरशिप. पार्टिसिपेटिव टाइप ऑफ लीडरशिप को वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट भी कहते हैं एचआरएम में. इसको इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी भी कहते हैं. एक वर्ड होता है एचआरएम में, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी. ये कहता है कि हमें जो भी अपने, और पहले जो एचआरएम के कॉन्सेप्ट में
जो एम्प्लॉयज हैं उनको एज अ मशीन की तरह काम करवाते थे। मशीन्स हैं वो, ठीक है, उनसे बस काम कराना है एंड दे विल बी गेटिंग द पेमेंट। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उनको पीपल की तरह ट्रीट करने लगे, फिर उनको एम्प्लॉयज की तरह ट्रीट करने लगे, और अब उनको एज मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की तरह ट्रीट करते हैं, पार्टनर्स। तो जब आप किसी को अपने ऑर्गेनाइजेशन में एज अ पार्टनर, एज अ फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हो, तो आप उनका पार्टिसिपेशन भी चाहते हो। सो ये उस टाइप के लीडरशिप होते हैं, लीडर्स होते हैं जो अलाउ करते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को कि आप डिसीजन लो, आप अपना ओपिनियन दो, आप ओपिनियन भी दो प्लस आप डिसीजन भी लो। तो ये मेन इसका एसेंस क्या है, कम्युनिकेशन में, कि आपको कम्युनिकेशन करना है अपने सबॉर्डिनेट से। यहाँ पे जो एम्प्लॉयज होते हैं बहुत ओपन माइंड, लीडर्स ओपन माइंडेड होते हैं, और जो कि एम्प्लॉयज का मोरल और मोटिवेशन दोनों ही बहुत ज्यादा इंक्रीज करते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या होता है, जब आप किसी को लिबर्टी दे रहे हो डिसीजन लेने की, तो आप उसको प्रॉपर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी दोगे ताकि वो सही से डिसीजन ले सके। सो पार्टिसिपेटिव टाइप ऑफ लीडरशिप एक डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ लीडरशिप है, जो कि एक्चुअली हर ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए। कैरिज्मेटिक टाइप ऑफ लीडरशिप, सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका आप ले सकते हो महात्मा गांधी जी का, या अगर आप मॉडर्न कंटेक्स्ट में लें तो आप ले सकते हो रतन टाटा का। ये कैरिज्मेटिक लीडर्स हैं। एक और कैरिज्मेटिक लीडर है ऑप्रा विनफ्री, जिनके बारे में हम बात करी थी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के लिए, वो भी कैरिज्मेटिक होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें रॉबर्ट हाउस ने 1976 में दिया था। जैसे ये जो लीडर्स होते हैं बहुत इन्फ्लुएंशियल होते हैं, और लोग इनकी तरह बनना चाहते हैं, लाइक पीपल वांट टू बी लाइक रतन टाटा, बिकॉज ही इज नॉट ओनली अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर, बट ही इज ऑल्सो अ ग्रेट पर्सन। सो लोग मोटिवेटेड होते हैं, दे वांट टू बी लाइक देम। ये विजन, ये चेंज एजेंट्स होते हैं, एंड ये अपना विजन बताते हैं लोगों को। रतन टाटा का एक अलग विजन होगा अपना, कि अपना टाटा ग्रुप को बहुत आगे ले जाना है। अब वो हर हर एरिया में, हर सेक्टर में, तो उनका विजन है टू बी लीडर, बिजनेस, वर्ल्ड क्लास लीडर इन एवरी सेक्टर। तो उनका विजन है। ये अपने इमोशनल नीड्स भी समझते हैं फॉलोअर्स की, बिल्ड करते हैं एंथुजियाज्म, और रिकॉग्नाइज करते हैं इमोशंस एंड मूड्स ऑफ अदर्स। सो ये कैरिज्मेटिक लीडरशिप जो थ्योरी होती है, ये नॉट ओनली रिलेटेड टू टास्क होती है, बट ये हाईली रिलेशनशिप ओरिएंटेड होती है। ये लास्ट थ्योरी है पावर एंड इन्फ्लुएंस थ्योरी। ये भी थोड़ी पुरानी थ्योरी है, बट इट इज ऑल्सो रेलिवेंट इन टूडेज कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे दो टाइप की पावर होती है। एक होती है पोजिशनल, जिसमें होते हैं आप, जो लीडर होता है वो, उसके पास थ्री टाइप्स ऑफ पावर्स होती है पोजिशनल में। पहले होती है रिवॉर्ड पावर, कोएरेसिव पावर एंड लेजिटिमेट पावर। रिवॉर्ड पावर वो होती है कि वो अपने एम्प्लॉयज को बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस रिवॉर्ड दे। अगर उनका परफॉर्मेंस हाई है तो उनका रिवॉर्ड भी क्या होगा, हाई। ठीक है। दूसरी है कोएरेसिव, अगर उनकी परफॉर्मेंस लो है या फिर वो सही से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उनके रिवॉर्ड्स होंगे लो, और वो अलग कैरेट एंड स्टिक अप्रोच भी यूज कर सकते हैं। एक लेजिटिमेट पावर वो पावर होती है जो कि किसी को अथॉरिटी से मिलती है। कुछ जैसे कि अगर आप बात करते हो किसी भी लेबर यूनियन की, तो उसमें एक पर्सन होगा हमेशा जिसकी हर कोई सुनता है, बट उसके पास कोई पावर नहीं है फिर भी कोई सुनता है, क्योंकि उसके पास या तो कैरिज्मा होता है या उसके पास दिमाग होता है। लेकिन अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करो, एक मैनेजरियल एस्पेक्ट में बात करो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैनेजर्स के पास ओपिनियन होते हैं, बोलना चाहते हैं वो लोग, लेकिन उनके पास पावर नहीं होती। सो पावर होना बहुत जरूरी है, अथॉरिटी स्टेटस होना बहुत जरूरी है। तो अगर हम ट्रेड यूनियन की बात करें तो उसमें जो वर्कर है उसके पास कोई भी पावर नहीं, उसके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है, बट पावर है। ऑन द अदर हैंड मैनेजर के पास अथॉरिटी है बट पावर नहीं है। तो अथॉरिटी और पावर दो अलग अलग चीजें होती हैं। कैसे हम, मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि अगर मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर कोई ट्रेड यूनियन का बंदा है, उसके पास कोई भी पावर, अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि अथॉरिटी लेजिटिमेट होती है, ठीक है, तो उसके पास लेकिन पावर है, तो वो पावर से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ऑन द अदर हैंड मैनेजर के पास अथॉरिटी है बट पावर नहीं है, तो वो, बहुत लोग ऐसे हैं जो उसकी बात नहीं मानेंगे। ये पहला एग्जाम्पल हो गया लेबर का, ये हो गया मैनेजर का। एक थर्ड होता है, अगर कोई बंदा है उसके पास अथॉरिटी भी है और पावर भी है, तो उसके पास सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है वो अपने एम्प्लॉयज को। तो ये आपके पास बेनिफिट होता है पोजिशनल पावर।
पोजिशनल पावर होगी, रिवॉर्ड, कोएरेसिव या फिर लेजिटिमेट। ऑन द अदर हैंड पर्सनल पावर होगी, एक्सपर्ट पावर। कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन में उनकी पोस्ट नीचे होती है, सुबॉर्डिनेट होते हैं, बट सुपीरियर से ज्यादा एक्सपर्ट पावर रखते हैं। क्यों? लोग उनके पास आके पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अपने सुपीरियर से नहीं पूछेंगे, बॉस से नहीं पूछेंगे, क्योंकि उनको पता है बॉस के पास इतना दिमाग नहीं है, सबॉर्डिनेट के पास है, जूनियर के पास है, उसके पास जाएंगे। तो वो पावर जरूरी नहीं है कि आपको आपकी पोजिशन से मिले। यही वाला केस हो गया कि अथॉरिटी नहीं है बट पावर है। क्योंकि क्यों है? एक्सपर्ट पावर है, आपके पास नॉलेज है। रेफरेंट पावर, रेफरेंट पावर भी ऐसी होती है, जरूरी नहीं है आपके पास अथॉरिटी हो, बट आपके पास पावर है। आप लोगों को आपका जो बॉन्ड है लोगों से, वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ट्रस्ट में, सो लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं, दे लाइक यू। सो ये कैरिज्मेटिक टाइप ऑफ पावर होती है आपके पास। सो ये समझना बहुत जरूरी है कि आप किसी को इन्फ्लुएंस अपनी पावर से कर सकते हो, जरूरी नहीं अथॉरिटी से करो। ठीक है? क्योंकि पावर एक इमोशन जो आपको मिलती है कभी भी, या तो आपको लेजिटिमेट मिल जाएगी, तो लोगों को आपको करना ही पड़ेगा फॉलो, चाहे वो आपको पसंद करे या ना करे। लेकिन अगर आपके पास लेजिटिमेट नहीं है बट आपके पास अपनी कोई पावर है, इसका मतलब है कि आपको लोग पसंद करते हैं, आप इन्फ्लुएंशियल हैं, आप कैरिज्मेटिक हैं। तो ये दो चीजों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो ये लीडरशिप थ्योरी खत्म होती है। आई होप यू हैव गॉट इट। एंड कोई भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, so you can ask me. And if you think that there are more theories related to leadership, then please text me or comment below the video, so therefore I can make video on that. Okay, bye.